नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 16वीं सदी के एक ऐसे ऐतिहासिक टकराव की बात करने वाले हैं जो सिर्फ तलवारों और तीरों की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये असममित युद्ध यानी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का एक मास्टर क्लास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं कि कैसे एक छोटी सी सेना ने अपने से कई गुना बड़े साम्राज्य को लोहे के चने चबवा दिए। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले कूटनीति और गतिरोध, फिर दोनों सेनाओं के संसाधनों की तुलना, हल्दी घाटी का भूगोल, प्रताप की छापामार यानी गुरिल्ला रणनीतियां और अंत में उनका दीर्घकालिक प्रतिरोध। हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाएंगे, बल्कि इसके पीछे की असली मिलिट्री स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चरण से, कूटनीति और गतिरोध। देखते हैं कि युद्ध की नौबत आखिर आई कैसे। देखिए, मुगल सम्राट अकबर भी सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतरना चाहता था। उसे पता था कि राजपूतों से उलझने का मतलब है अपने शाही खजाने और सेना दोनों का भारी नुकसान। इसलिए 1572 से 1576 के बीच उसने एक के बाद एक 4 खास दूत मेवाड़ भेजे। पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, उसके बाद भगवंत दास और आखिर में टोडरमल। प्रस्ताव एकदम सीधा था, महाराणा प्रताप मुगल अधीनता स्वीकार कर लें और बदले में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, यहाँ तक कि आधा हिंदुस्तान भी। लेकिन यहीं पर दोनों नेताओं की सोच का फर्क सामने आता है। एक तरफ थी अकबर की शाही कूटनीति, जिसका पूरा फोकस साम्राज्य फैलाने और व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करने पर था, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनके लिए अपनी मातृभूमि की आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं था। प्रताप ने एक बहुत ही ऐतिहासिक शपथ ली थी। उन्होंने कहा था कि जब तक वो चित्तौड़गढ़ को आज़ाद नहीं करा लेते, वो सोने चांदी की थालियों में नहीं खाएंगे और न ही मुलायम बिस्तरों पर सोएंगे। उन्होंने पत्तों पर खाना और घास पर सोना चुना। उनका अपनी जनता और भील आदिवासियों के साथ जो एक गहरा मनोवैज्ञानिक जुड़ाव था ना, उसी ने आज़ादी को किसी भी तरह के सौदेबाजी का विषय बनने से रोक दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे चरण पर, सेना और संसाधनों की तुलना। जब उदय सागर झील पर कूटनीतिक बातचीत फेल हो गई, तो यह साफ हो गया था कि अब सैन्य टकराव को कोई नहीं टाल सकता। अब जरा इस आंकड़े को देखिए। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की संख्या का अंतर सच में हैरान करने वाला था। मुगलों की विशाल शाही सेना में मान सिंह और आसफ खान के नेतृत्व में लगभग 80,000 सैनिक थे, और उनके सामने बचाव के लिए खड़ी मेवाड़ी सेना में कितने थे? मात्र 20,000। मतलब 4:1 का अनुपात। सैन्य इतिहास के हिसाब से देखें तो किसी भी रक्षक सेना के लिए खुले मैदान में इतने बड़े दुश्मन से लड़ना लगभग आत्महत्या करने जैसा था। हथियारों की बात करें तो मुगलों के पास एकदम एडवांस्ड तोपखाना, भारी बंदूकें और हाथियों की एक पूरी फौज थी। इसके उलट महाराणा प्रताप की सेना मुख्य रूप से तलवारों और भालों पर निर्भर थी। लेकिन प्रताप की सबसे बड़ी ताकत उनके हथियार नहीं, बल्कि उनका गठबंधन था। उनकी सेना में शामिल थे बेहद वफादार भील योद्धा, जो इन उबड़-खाबड़ पहाड़ियों में बिजली की तरह लड़ने में माहिर थे। और एक और बहुत दिलचस्प बात, मेवाड़ी सेना के अग्रिम दस्ते यानी फ्रंट लाइन का नेतृत्व एक मुस्लिम पठान हकीम खान सूरी कर रहे थे। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर एक साम्राज्यवादी विस्तार के खिलाफ अपनी आज़ादी बचाने की जंग थी। चलिए बढ़ते हैं चरण 3 की तरफ, हल्दी घाटी का भूगोल। इतने कम सैनिकों और हथियारों के साथ कैसे लड़ा जाए? जवाब है, अपने इलाके को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेना। प्रताप की रणनीति का मास्टर स्ट्रोक था युद्ध के लिए अरावली की पहाड़ियों के बीच एक बेहद संकरे दर्रे को चुनना। यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली थी, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। अब ये दर्रा इतना संकरा था कि मुगलों के 80,000 सैनिक एक साथ इसमें घुस ही नहीं सकते थे। नतीजा, मुगलों का भारी संख्या बल वहीं के वहीं बेकार हो गया। ऊपर से पहाड़ियों की चोटियों पर भील धनुर्धर तैनात थे, जो मुगलों पर ऊपर से सटीक निशाना लगा रहे थे। और तो और, इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते ने मुगलों की भारी तोपों को युद्ध क्षेत्र में घुसने ही नहीं दिया। मतलब बिना एक भी गोला दागे मुगलों का सबसे बड़ा हथियार पूरी तरह बेअसर कर दिया गया। इस भौगोलिक फायदे का असर क्या हुआ? 18 जून 1576 की सुबह जब युद्ध शुरू हुआ, तो मेवाड़ी सेना की फ्रंट लाइन ने इतना जोरदार हमला किया कि मुगल सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस संकरे दर्रे में भगदड़ मच गई। मुगल सैनिक एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। खुद मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो उस वक्त युद्ध के मैदान में मौजूद था, उसने लिखा है, राजपूतों के हमले ने हमारे सैनिकों को भेड़ बकरियों की तरह खदेड़ दिया। सोचिए,
ये दिखाता है कि कैसे एक परफेक्ट ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजी एक छोटी सी सेना को इतने विशाल बल पर भारी पड़ने में मदद कर सकती है। जैसे जैसे दिन चढ़ा, युद्ध और भी भयानक और अराजक हो गया। महाराणा प्रताप खुद अपने प्यारे घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मुगल सेनापति मान सिंह के हाथी के सामने पहुंच गए। उन्होंने अपना 80 किलो का भाला पूरी ताकत से फेंका। मान सिंह तो हौदे में छुपकर बच गया, लेकिन इस हमले में चेतक बुरी तरह घायल हो गया। जब प्रताप मुगलों के बीच घिरने लगे, तब एक बेहद क्रिटिकल सामरिक फैसला लिया गया। देखिए, किसी भी प्रतिरोध को जिंदा रखने के लिए लीडर का बचना सबसे जरूरी होता है। इसलिए बड़ी सादड़ी के झाला मान सिंह ने तुरंत महाराणा का राजकीय छत्र अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने मुगलों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक शाही डेकॉय का काम किया। इससे प्रताप को वहां से सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया और उनके वफादार घोड़े चेतक ने बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसने एक 22 फीट चौड़े पहाड़ी नाले को एक ही छलांग में पार किया। हालांकि इसके तुरंत बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसने मेवाड़ी प्रतिरोध के नेतृत्व को बचा लिया था। अब आते हैं चरण 4 पर, छापामार यानी गेरिला रणनीतियां और रसद या लॉजिस्टिक्स। हल्दी घाटी के उस एक दिन के युद्ध के बाद ये लड़ाई अरावली की पहाड़ियों में एक लंबे क्षरण के युद्ध यानी वॉर ऑफ अट्रिशन में बदल गई। छापामार या गुरिल्ला युद्ध आखिर होता क्या है? ये एक ऐसी रणनीति है जहां एक छोटी और फुर्तीली सेना किसी बड़ी और भारी सेना पर छुपकर मारो और भागो के तरीके आजमाती है। हल्दी घाटी के दर्रे से निकलकर महाराणा प्रताप अरावली के इन घने जंगलों में मुगलों के लिए एक अदृश्य शक्ति बन गए। मुगलों की जो ट्रेडिशनल बैटल फॉर्मेशन थी ना, वो इन पहाड़ियों में पूरी तरह से फेल हो गई। इस रणनीति के 3 मुख्य हिस्से थे। पहला, अपनी राजधानी को खिसकाकर एकदम सुरक्षित पहाड़ी इलाके चावंड में ले जाना। दूसरा, रात के घुप अंधेरे में मुगल चौकियों पर अचानक सरप्राइज अटैक करना। और तीसरा, सबसे अहम काम, मुगलों की रसद सामग्री यानी उनकी सप्लाई चेन्स को लगातार काटना और लूटना। लेकिन सच कहूं तो ये रास्ता बहुत ही मुश्किल और क्रूर था। इतिहास बताता है कि इस दौरान महाराणा के परिवार ने कितने भारी कष्ट सहे। एक वाकया तो ऐसा है जहां एक जंगली बिलाव उनकी बेटी के हाथ से घास के बीजों से बनी रोटी तक छीनकर भाग गया था। इस तरह की घटनाएं किसी भी इंसान का हौसला तोड़ सकती हैं, लेकिन यही वो वक्त था जिसने प्रताप के पक्के इरादों की सबसे बड़ी परीक्षा ली। अब यहां पर एक बड़ा लॉजिकल सवाल आता है। किसी भी मिलिट्री एनालिस्ट के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि जब आपका खजाना पूरी तरह से खाली हो, तो आप कई सालों तक चलने वाले सैन्य प्रतिरोध को फंड कैसे करेंगे, सेना को हथियार और राशन कैसे मिलेगा। ये एक ऐसा लॉजिस्टिकल क्राइसिस था जिसने इस पूरे अभियान के वजूद पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। और ठीक यहीं पर इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। नंबर है 25,000। मेवाड़ के प्रधानमंत्री भामाशाह ने इस भारी संकट के समय में अपनी और अपने पूर्वजों की पूरी जीवन भर की कमाई महाराणा प्रताप को सौंप दी। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इससे 25,000 सैनिकों का खर्च पूरे 12 सालों तक उठाया जा सकता था। जरा सोचिए, अगर ये फाइनेंशियल सपोर्ट न मिलता तो शायद छापामार युद्ध का पूरा सिस्टम ही ढह जाता। लॉजिस्टिक्स और रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी लंबी लड़ाई की रीढ़ होते हैं, और भामाशाह के इस योगदान ने मेवाड़ी सेना में एक नई जान फूंक दी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी चरण यानी चरण 5 पर, दीर्घकालिक प्रतिरोध। प्रताप की इस असिमेट्रिकल वॉरफेयर रणनीति का असली नतीजा अब दुनिया के सामने आने वाला था। 1582 का दिवेर का युद्ध सैन्य इतिहास में एक जबरदस्त काउंटर अटैक यानी पलटवार का बेहतरीन उदाहरण है। महाराणा प्रताप ने अपनी फिर से खड़ी की गई सेना के साथ मुगलों के सबसे अहम केंद्र दिवेर पर सीधा हमला बोल दिया। और ध्यान रहे, ये कोई छापामार हमला नहीं था, बल्कि एक विनाशकारी जवाबी कार्रवाई थी। प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना ने मुगल कमांडरों के पसीने छुड़ा दिए। खुद प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खां को उसके घोड़े समेत एक ही वार में 2 टुकड़ों में चीर दिया था। इस शानदार जीत के बाद उन्होंने एक एक करके 36 मुगल चौकियों को वापस अपने कब्जे में ले लिया। आखिरकार इस लगातार चलते प्रतिरोध ने अकबर को इतना थका दिया कि उसे मेवाड़ के खिलाफ अपने सैन्य अभियान रोकने ही पड़े। कहते हैं कि एक सफल सैन्य अभियान का असली अंदाजा अक्सर दुश्मन के रिएक्शन से लगाया जा सकता है। 1597 में जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ तो सम्राट अकबर की प्रतिक्रिया इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अकबर ने कहा था, ए प्रताप, तू जीत गया, तूने कभी अपनी पगड़ी मुगलों के सामने नहीं झुकाई।
ये एक वाक्य इस बात का पक्का सबूत है कि भले ही सैन्य दृष्टिकोण से मुगलों ने कुछ समय के लिए क्षेत्र पर आंशिक कब्जा किया हो, लेकिन रणनीतिक और नैतिक तौर पर ये मेवाड़ी प्रतिरोध की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या सच्ची सैन्य जीत सिर्फ किसी जमीन पर कब्जा करने में है, या फिर उस अटूट इच्छा शक्ति में जो एक विशाल साम्राज्य से भी ज्यादा समय तक टिकती है? हल्दी घाटी और इसके बाद का ये पूरा संघर्ष हमें साफ साफ सिखाता है कि युद्ध कभी भी सिर्फ सेना की गिनती या हथियारों का खेल नहीं होता। सही भूगोल का इस्तेमाल, स्थानीय भील योद्धाओं जैसे समुदायों का साथ, छापामार रणनीति और सबसे बढ़कर कभी हार ना मानने वाला जज्बा, ये सब मिलकर किसी भी विशाल सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। मिलिट्री स्ट्रैटेजी का ये पार्ट यहीं खत्म नहीं होता। इतिहास में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही।